हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर शुरू किया था और हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एटम किसको कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या होती है और इस डाल्टन एटॉमिक थियरी के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे बताया था कि हम लोग केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं और मैटर अगर कोई चीज़ है तो उसके अंदर मास होगा और अपना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने ये देखा था कि एक तो हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एक क्लासिफिकेशन को बोला था प्योर और दूसरे को बोला था इम्प्योर या मिक्सचर। और प्योर में फिर हमारे पास आया था एलिमेंट और दूसरा आया था कंपाउंड। और जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को आप मिक्स करते थे तो मिक्सचर बनता था। 2 or more प्योर कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स के जब प्योर कंपाउंड को आप मिक्स करते थे तो उसको मिक्सचर बोलते थे। अब देखो, हमने आपसे बताया था कि 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है और इन 118 एलिमेंट्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे बना होता है वो एटम होता है। फिर दो या दो, जैसे एटम में हमने बताया था आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, सोडियम, तो ये सब एटम है। अब जब दो या दो से अधिक एटम मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा। जैसे मान लो कंपाउंड वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये कंपाउंड हो गया। और जैसे दो कंपाउंड बनाए तो ये दो कंपाउंड जब आपस में मिक्स करोगे तो मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम अगर इसको देखें तो किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, एटम से बना कंपाउंड और कंपाउंड से बना मिक्सचर। और एटम, कंपाउंड और मिक्सचर ये सब मैटर हैं, तो इन सब के अंदर मास भी होना चाहिए। तो हमको ये बात एक क्लियर हो गई कि एटम का भी अपना मास होना चाहिए। तो आज हमको यही चीज़ पढ़नी है कि एटम का मास क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसमें और क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम एटम के मास की बात करते हैं तो आता है एटॉमिक मास, या इसी को बोलते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, तो आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। अब इस एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यही पढ़ने कि मास क्या होता है, मास किसको बोलते हैं। तो मास होता है, मास इज measurement of amount
ऑफ सब्सटेंस इन एनी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसी का मेजरमेंट मास कहलाता है। जैसे मान लीजिए चाक है, तो चाक एक सब्सटेंस हो गया। अब इस सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट है, इसी अमाउंट का मेजरमेंट कहलाता है मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसी का मेजरमेंट कहलाता है मास। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की, कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में, इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था। अगर आपको डाल्टन्स एटॉमिक थियरी याद है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि डाल्टन ने कहा था कि एक ही एलिमेंट के जितने एटम होते हैं सबका मास सेम होता है। तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जॉन डाल्टन ने दिया था और जॉन डाल्टन ने बताया था कि जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट के एटम का अपना एक मास होगा और एक ही एलिमेंट के जितने एटम, जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो डाल्टन के हिसाब से हाइड्रोजन के जितने एटम होंगे सबका मास सेम होगा। ये बात अलग है कि ये चीज़ बाद में गलत हो गई। ठीक है, अब एटॉमिक मास के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो बेटा, जो भी हमारे पास एलिमेंट थे, एक तो एटम बहुत छोटी साइज की होती है, तो हर एटम का मास मेजर कर पाना संभव नहीं था। और डाल्टन ने जो मास का मेजरमेंट किया था वो इंडिविजुअल एक एक एटम का नहीं किया था। क्या किया था उन्होंने कि जो मास मेजर किया था वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में किया था। अब पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? जैसे मान लो, सपोज करो कि मेरा मास 55 kg है। अब ये नहीं पता, जैसे तुम्हें मेरा मास पता करना है तो क्या करो, एक कोई स्टैंडर्ड ले लो। जैसे मान लो तुमने कोई एक टुकड़ा ले लिया, ये एक स्टोन का पीस है, बड़ा सा टुकड़ा है, और तुमने इस टुकड़े के रिस्पेक्ट में मेरा मास कैलकुलेट करना शुरू किया। तो जैसे बैलेंस होता है, बैलेंस पे तुम एक तरफ मुझे खड़ा कर दो, ठीक है, और इस तरफ एक टुकड़ा रखो। मान लो तुमने एक टुकड़ा रखा तो अभी मेरे ये बैलेंस जो है, इसकी जो नीडल होती है बीच में, ये बैलेंस नहीं हुई, इक्विलिब्रियम में नहीं आई। तुमने एक और रख दिया, दूसरा रखा, तीसरा रखा, ऐसे करते करते सपोज करो कि तुमने 40 टुकड़े रख दिए। तो अब तुम कहोगे कि आपका मास इसके रिस्पेक्ट में 40 टाइम्स है। ठीक है, तो जो भी एटॉमिक मास इन्होंने कैलकुलेट किया था, बताया था, वो एक स्टैंडर्ड लिया। ये क्या लिया है? हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया और इस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में इन्होंने मास कैलकुलेट करना अलग अलग एटम का शुरू किया था। तरीका यही अपनाया था। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम कहें तो जो एटॉमिक मास है एक्चुअल में ये एक रिलेटिव नंबर है। क्या है? रिलेटिव नंबर। जैसे मान लो अभी तुमने किया था एक्सपेरिमेंट तो 40 आया था, तो 40 एक नंबर है जो ये बताता है कि जो तुमने स्टैंडर्ड लिया था, इस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में मेरा मास 40 टाइम्स था। तो रिलेटिव नंबर होता है एटॉमिक मास। ध्यान रखना बेटा,
कि एटॉमिक मास रिलेटिव नंबर होता है, इट इज नॉट द मास, ये मास नहीं होता है, ये एक नंबर होता है। और ये नंबर क्या बताता है? ये नंबर ये बताता है कि जिस भी एटम का आप मास निकाल रहे हो उस एटम का मास इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में कितना है। ठीक है, तो अब दूसरी बात आ गई कि जो स्टैंडर्ड लिया गया था, अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक मास जो कैलकुलेट किए गए थे वो किसके रिस्पेक्ट में किए गए थे? तो सबसे पहला हमने स्टैंडर्ड लिया था हाइड्रोजन। जैसे मान लो हमको आयरन का मास निकालना है तो हमने आयरन का एक एटम इधर रख दिया और हाइड्रोजन के एटम रखते चले गए, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा और देखा कि कितने, जैसे मान लो हमने अगर 56 रख दिया, 56 रख दिया तो ये बैलेंस हो गया। तो हमने कहा कि 56 इस आयरन का एटॉमिक मास होगा। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि 56 आयरन के एटम का मास नहीं है, 56 सिर्फ एक नंबर है जो ये बता रहा है कि आयरन के एक एटम का मास जो आपने स्टैंडर्ड लिया है उसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन से शुरू किया गया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन से शुरू किया गया, फिर आज के डेट में जो स्टैंडर्ड लिया गया है वो कार्बन 12 लिया गया है। कार्बन 12 मतलब कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, उसमें जो 12 वाला है वो लिया गया। और चूंकि ये स्टैंडर्ड लिया गया, यूनिट ली गई एटम के मास को बताने के लिए, तो इसको बोला एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास को बताने वाली यूनिट। और इसको हम लोग लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब थोड़ी सी बात, जैसे ये एक यूनिट है एटम के मास को बताने के लिए, तो कोई भी यूनिट होती है तो उसको डिफाइन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इस यूनिट का मतलब क्या है। जैसे कभी आप देखोगे कि 1 सेकेंड ये टाइम की यूनिट है, तो 1 सेकेंड कितना होता है? तो ये कहा जाता है कि 1 सेकेंड होता है 91, 92, 63, 17, 70। ये एक सीजियम एक एलिमेंट होता है और उसकी एटॉमिक क्लॉक होती है। तो सीजियम के एटॉमिक क्लॉक में इतने वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगता है उसी को 1 सेकेंड बोलते हैं। जैसे 1 मीटर, एक रॉड रखी गई है और मान लिया गया है कि इस रॉड की लंबाई जो होगी उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। 1 kg जो हम बोलते हैं, तो ये प्लेटिनम का टुकड़ा रखा गया है, पेरिस में फिजिक्स की लैबोरेटरी है और यहाँ पे प्लेटिनम ब्लॉक रखा गया है और कह दिया गया है कि इसी रखे हुए प्लेटिनम ब्लॉक का जो मास होगा उसी को हम लोग 1 kg बोलेंगे। मतलब कि आपको AMU डिफाइन करना पड़ेगा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। तो एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन किया गया, इट इज 1/12 of mass of 1 कार्बन 12 एटम। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि AMU क्या होता है, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मतलब कि 1 AMU बराबर होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। आपने कार्बन 12 का एक एटम लिया, क्या लिया बेटा? कार्बन 12 का एक एटम लिया और उसका मास निकाल लिया।
और जो भी मास आया उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो जो वैल्यू बनेगी उसी को बोलेंगे 1 AMU। अब जब हम लोग कार्बन 12 के एक एटम का मास निकालते हैं, कार्बन 12 के एक एटम का मास निकालते हैं तो ये आता 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये है कार्बन की 12 के एक एटम का मास। तो जो भी मास आया इस मास में आपने 12 से डिवाइड कर दिया तो जो वैल्यू बनी उसी को बोलते हैं 1 AMU। तो फाइनली 1 AMU कितना आ जाएगा बेटा? 1 AMU आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या इसी को केजी में कन्वर्ट करना है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो आज से आपको ये ध्यान रखना है कि 1 AMU इतने ग्राम होता है और इतना केजी होता है। और इसकी डिफिनीशन क्या होती है? कार्बन 12 के एक एटम के मास को आप जब डिवाइड कर देंगे 12 से तो जो मास की वैल्यू बनेगी वही कहलाएगी 1 AMU। ठीक है बेटा, ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक मास यूनिट AMU की डिफिनीशन कि इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो होगा कितना? 1 AMU बराबर हो जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको 12 से डिवाइड किया तो आ गया AMU की वैल्यू। अब आपको आज से ध्यान रखना है कि 1 AMU होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड यूनिट। अब इसी स्टैंडर्ड यूनिट के रिस्पेक्ट में आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल सकते हो। और ये रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, रिलेटिव बता रहे हो। तो आज से अब जो एटॉमिक मास था अब इसको सिर्फ एटॉमिक मास ना बोल के हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव क्यों? क्योंकि ये एटॉमिक मास आप बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू AMU। जैसे आपने मेरा जो मास बताया था वो एक स्टैंडर्ड लिया था, तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड हो गया AMU और ये डिफाइन किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। ठीक है बेटा, अब देखो सेम तरीका है। जैसे मान लो हमको किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है। जैसे मान लो हमको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है, तो हमने एक तरफ हाइड्रोजन का एक एटम रख दिया और दूसरे तरफ अपना ये AMU रखा। तो हमने देखा कि एक AMU रखे तो ये बैलेंस हो गया। तो हमने कह दिया कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा ये कितना होगा? 1 होगा। इसी तरीके से मान लो हमने हीलियम का निकालना है, तो हमने एक तरफ हीलियम रखा, AMU रखा। अब एक ब्लॉक रखा AMU का, तो अभी हीलियम हैवी था तो हमने दूसरा रख दिया, तब भी ये हैवी था, तीसरा रखा, फिर चौथा रखा। जैसे ही हमने 4th ब्लॉक रखा तो ये बैलेंस हो गया। तो हमने बोल दिया कि हीलियम का एटॉमिक मास क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि हमको सोडियम का निकालना है, तो सोडियम के लिए हमने सोडियम का एक एटम लिया और उसको बैलेंस करना शुरू किया 1 AMU से। अब ऐसे करते करते रखते गए, जैसे ही हमने 23 ब्लॉक्स ऐसे रखे तो ये बैलेंस हो गया। तो हमने बोला कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होगा। ठीक है, हमने आयरन रख दिया, तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हमको 56 ऐसे रखने पड़े, स्टैंडर्ड रखने पड़े। तो हमने कहा कि आयरन का एटॉमिक मास 56 होगा।
क्लियर बेटा। तो इस तरीके से कर करके हमको 118 जो एलिमेंट थे सबका एटॉमिक मास निकाला। अब देखना, ये एटॉमिक मास इस एटम के मास को नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU के बराबर होगा। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि हीलियम के एक एटम का मास 1 AMU से 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो टाइम्स बताता है, ये एक्चुअल मास नहीं बताता है। ठीक है बेटा, चलो अब इसी से फार्मूला निकल के आता है। फार्मूला क्या आता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका एक एटम लेंगे, मास ऑफ 1 एटम ले लेंगे ऑफ एलिमेंट, किसी भी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1 AMU। जैसे हमको आयरन का एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ, हमको आयरन का एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ आयरन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ 1 आयरन एटम ले लेंगे और इस मास ऑफ 1 आयरन एटम को 1 AMU से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वही कहलाएगा एटॉमिक। देखो नंबर क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर भी आपने मास लिया है और नीचे भी मास लिया है, तो मास की जो ऊपर यूनिट होगी नीचे भी होगी, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ नंबर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एटॉमिक मास एक नंबर है। ठीक है, अच्छा अब इसी के हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास भी निकाल सकते हो। देखो मास ऑफ 1 एटम, एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम अपॉन AMU। अगर हमको मास ऑफ 1 एटम निकालना है, मास ऑफ 1 एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इंटू 1 AMU, 1 AMU। अब देखो एटॉमिक मास एक नंबर है और किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इंटू AMU। तो ये बहुत काम का फार्मूला आ गया आपके पास, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम एटॉमिक मास इंटू AMU। तो ये बहुत काम का फार्मूला हो गया। अब देखो जैसे हम आपको कुछ एलिमेंट के नाम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने पहले लिया हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हम लोग कैसे, जो अभी हमने तरीका बताया वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। हाइड्रोजन का कैलकुलेट किया तो 1 आया, हीलियम कैलकुलेट किया तो 4 आया, कार्बन कैलकुलेट किया 12 आया, ऑक्सीजन कैलकुलेट किया 6 आया, सोडियम का कैलकुलेट किया 23 आया, मैग्नीशियम का कैलकुलेट किया 24 आया। ऐसे ही जो भी हमारे पास 118 एलिमेंट है उनका कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, फार्मूला वही है कि एटॉमिक मास बराबर होगा, जिसका आपको कैलकुलेट करना है उसका एक एटम का मास लेंगे, मास ऑफ 1 एटम
और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 1 AMU से। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास 118 एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करके आ जाता है। ठीक है, अब इन्हीं एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है, मास ऑफ 1 एटम निकालना है, मास ऑफ 1 एटम निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिक मास इनटू AMU। मतलब कि अगर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बारे में आपको जानकारी है, जो कि आपको ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके साथ आप सिर्फ AMU जोड़ दोगे तो वो उसके एक एटम का मास हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो जैसे ये 1, 4, 12, 16, 23, 24 ये एटॉमिक मास है हाइड्रोजन के, हीलियम के, कार्बन के, ऑक्सीजन के, सोडियम के और मैग्नीशियम के। अब इन्हीं एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है, मास ऑफ 1 एटम अगर हमको कैलकुलेट करना है तो बस इस नंबर के साथ में आपको AMU ऐड कर देना है। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 होता है और हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU हो जाएगा। क्लियर? हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है और हीलियम के एक एटम का मास 4 AMU हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन के एटॉमिक मास की वैल्यू 12 होता है और कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और एक एटम का मास 16 AMU हो जाएगा। ठीक है, अब ये एटॉमिक मास आपको कुछ एलिमेंट्स के याद रखने हैं और एक बार इसको आपने याद कर लिया तो याद करने के बाद आप उसके एक एटम का मास निकाल लोगे। चलो इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आपको ये पता है कि 1 AMU बराबर, अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना था बेटा, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, या यही था 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, देखो जरा, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा एलिमेंट, हमने यहाँ पे लिखा उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, फिर हमने लिखा मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, और मास ऑफ 1 एटम किसमें, AMU में, फिर मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इसमें kg में या ग्राम में, फिर आगे हम लिख देंगे इसमें kg। ठीक है, एलिमेंट जैसे मान लो हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर उसके एक एटम का मास AMU में कितना होगा, तो एटॉमिक मास के साथ आपको AMU जोड़ना है तो 1 AMU हो जाएगा। अब यही मास आपको kg में बताना है, तो आपको पता है कि 1 AMU में इतने kg और इतने ग्राम होते हैं, 1 AMU में इतने kg हैं, तो जितना भी AMU होगा उसमें इन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हम ग्राम में निकालते हैं तो 1 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। अगर हमको kg में निकालना है तो यही हो जाएगा 1 × 1.67 × 10⁻27 kg। कितना आसान है देखो। अगर किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास पता है तो उस एलिमेंट का एक एटम का मास आप बता सकते हो AMU में, आप बता सकते हो ग्राम में, आप बता सकते हो kg में। कैसे? एटॉमिक मास है ये आपको पता होगा,
अगर इस एटॉमिक मास के साथ आपने AMU जोड़ दिया तो ये हो गया मास ऑफ वन एटम इन AMU। फिर इस एटॉमिक मास के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। अगर इसी नंबर के साथ आपने 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन एटम इन केजी। क्लियर है? जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। सपोज करो हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा 23 होता है। अब आपसे पूछा गया कि इसका मास ऑफ वन एटम इन AMU कितना होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो नंबर है उसके साथ AMU लिख देना है, तो ये हो जाएगा 23 AMU। अगर आपसे पूछा कि मास ऑफ वन एटम इन ग्राम कितना होगा, तो जो भी नंबर है, कौन सा नंबर है 23, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आपसे पूछा कि इसके एक एटम का मास बताओ केजी में, मास ऑफ वन एटम इन केजी, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। क्लियर है बेटा? अब ये तो हमने एक सोडियम की बात करी। इस तरह से हमारे पास 118 एलिमेंट है। अब इसमें से मान लो कोई एलिमेंट है तो उसका जो एटॉमिक मास है वो हम लिखते हैं A से। तो एक एटम का मास AMU में AMU हो जाएगा। एक एटम का मास ग्राम में A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा। और एक एटम का मास केजी में, तो A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो कहने का मतलब कि जो भी हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स का एक एटॉमिक मास होगा। उस एटॉमिक मास के साथ आप AMU जोड़ दोगे तो उस एटम के एक एटम का मास AMU में हो जाएगा। उसमें 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक एटम का मास ग्राम में आ जाएगा। और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा एक एटम का मास केजी। अब देखो बेटा, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास आपने AMU में, ग्राम में और केजी में कैलकुलेट कर लिया। एक का कैलकुलेट कर लिया तो 2 का, 3 का, 5 का। जैसे एक का मास है 10, एक का मास है 10, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 20, 3 का कितना हो जाएगा 30। मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो अगर आपको एक का पता है तो 2 का, 3 का, 10 का, 1000 का, 1000, जो भी नंबर पूछा जाएगा उसका आप मास कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा? तो अगर आपको निकालना है मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, मास ऑफ नंबर ऑफ एटम, तो जितने नंबर का निकालना है उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ वन एटम। ठीक है? तो आप एक फार्मूला याद रखेंगे। जैसे हमसे कहा गया
कि सोडियम के 100 एटम का मास बताओ। तो हमने देखा सोडियम, तुरंत हमको याद आएगा कि इसका एटॉमिक मास होता है 23 और इसके एक एटम का मास 23 AMU होता है, या 23 × 1.67 × 10⁻⁻24 होता है ग्राम में, या 23 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, तो ये सोडियम के एक एटम का मास निकल गया AMU में, ग्राम में और kg में। अब एक एटम का मास आपको पता चल गया, तो 2 का अगर बताना है तो × 2 × 2 × 2, 10 का बताना है तो × 10 × 10 × 10, 100 का बताना है तो × 100 × 100 × 100। ठीक है, तो अगर आपको एक एटम का मास पता है, जो कि आप कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ एटम का मास पूछा जाएगा तो आप उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसी का उल्टा, अगर हमको नंबर ऑफ एटम पूछा जाए, नंबर ऑफ एटम पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, जो मास दिया है मास में डिवाइड कर देंगे मास ऑफ 1 एटम। ठीक, एक फार्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपसे कहा गया कि 24 AMU में हीलियम के नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो हीलियम एटॉमिक मास होता है 4 और एक एटम का मास होता है 4 AMU। अब एक एटम का मास 4 AMU है, तो नंबर निकालने के लिए आपको जितना मास दिया गया है 52 / 4, यहाँ पे भी AMU होगा और यहाँ पे भी AMU होगा, AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।